नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा है वो ऐतिहासिक रहा है। क्या उसकी बड़ी बातें हैं और कितना महत्वपूर्ण अब की बार का यह दौरा रहा है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आपको तमाम जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरे की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया ने फिर देखी दो वैश्विक नेताओं की दोस्ती की बेहतरीन तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, महान नेता है मोदी, गिफ्ट में दी अवर जर्नी टुगेदर किताब। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर। रूस यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप की पहल का किया समर्थन। द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम के खात्मे पर सहमति। जल्द भारत आएगा मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा। प्रत्यर्पण को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। कहा, मिलकर होगी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार का फैसला। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। और आइए अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया भर की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में दो वैश्विक नेताओं के बीच मुलाकात जो होनी थी वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगर किसी कद्दावर नेता से मुलाकात की है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों की द्विपक्षीय बैठक के बाद आज सुबह साझा वक्तव्य जारी किया गया। आखिर क्या कुछ कहा है इन दोनों नेताओं ने, आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और किस तरह से, क्योंकि आतंक से मिलकर लड़ने पर जो सहमति बनी है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये साझा वक्तव्य हैं जो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक से निकलकर सामने आए। 26/11 का गुनहगार भारत भेजा जाएगा, ये ट्रंप का कहना है और इस बात को लेकर भी हम पहले से इस बात को समझ रहे थे, लेकिन अब जब इस पर मोहर लग गई है तो साफ तौर पर यह बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता जरूरी है, यह बात कहनी है, क्योंकि ये जो साझा वक्तव्य आपस में साझा किए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तमाम बिंदुओं पर फोकस करने के बाद इन बातों को रखा गया है। भारत अमेरिका में खास रिश्ता है और यह रिश्ता समय के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने की जो प्रतिबद्धता है वो भी जताई गई है। द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक साकार किया जाएगा, इसको रखा गया है। और इसके अलावा शीघ्र संपन्न होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसके लिए हम देख रहे थे कि इस पर खास फोकस था और द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है उस पर भी तमाम निर्णय लिए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिजों पर दोनों देशों के बीच नई पहल देखने को मिली है और यह काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी अब जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है और जिसकी बात भी पहले की जा रही थी उस पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है और हमेशा से भारत इसका पक्षधर रहा है, शांति का पक्षधर रहा है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साझा वक्तव्य में यह बातें कही है। भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है।
ट्रंप ने ये बात कही है, क्योंकि टैरिफ को लेकर भी बातचीत यहां पर हो रही है और मिलकर बनाएंगे बेहतर विश्व। ये साफ तौर पर दो, हम कह सकते हैं कि जो महाशक्ति है वो अब की बार मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएगी। ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को संजोया है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। एशिया प्रशांत के लिए भारत की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है, ये ट्रंप ने कहा है। और भारत की जो भारत का कद है वो किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको साफ तौर पर यहां पर रखा गया है। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास यहां पर खुलेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा मानव तस्करी के पूरे इकोसिस्टम का खात्मा हो, इस बात पर भी खास जोर दिया गया है कि किस तरह से जो मानव तस्करी है उस पर नकेल कसी जा सके। आतंक से मिलकर लड़ने पर सहमति बनी है। आतंकवाद जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे में वैश्विक स्तर पर तमाम जो नीतिगत फैसले हैं, जो रणनीतियां हैं, वो यहां से साझा वक्तव्य के जरिए बनती हुई नजर आई है। तमाम बड़ी बातें जो निकलकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो साझा वक्तव्य हो उसमें निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गर्मजोशी के साथ मुलाकात का ये पल रहा। दोनों नेताओं के बीच आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों में अमेरिका की अहम भूमिका है। रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदारों के रूप में भारत अमेरिका संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। अमेरिका में भारतीयों के अवैध प्रवास पर पूछे गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने मानव तस्करी के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने पर बल दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अमेरिका ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सीमा के दूसरी तरफ से पैदा होने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम ने आतंक का पर्याय रहे तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि जल्दी ही एक व्यापार समझौते को पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। इससे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ होगा। पीएम ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में अपने सहयोग को गहरा करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो लक्ष्यों को नया पैमाना और विस्तार देती है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत तटस्थ है, लेकिन भारत तटस्थ नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर वहां के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट्स, स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क और भारतीय अमेरिकी अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी शामिल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को अपने प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि निवास ब्लेयर हाउस पर प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्स भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने अमेरिकी एनएसए के साथ मुलाकात को सार्थक बताया और कहा कि उनसे रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर बातचीत की गई, जो भारत अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बातचीत में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान देने के साथ ही रक्षा, औद्योगिक सहयोग और असैन्य परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद से मुकाबला करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी और एनएसए के बीच आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क से भी मुलाकात की। मस्क अपने 3 छोटे बच्चों के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे, जो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बताया कि वॉशिंगटन डीसी में इलॉन मस्क के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। मस्क ने भारत के नवाचार उन्मुख दृष्टिकोण और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अमेरिकी अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में रामास्वामी से मुलाकात की, जो पिछले वर्ष रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए भी मैदान में उतरे थे। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल, सुधीर और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा।
States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है तहव्वुर राणा और क्या भूमिका थी उसकी 26/11 आतंकी हमले में। देखिए रिपोर्ट। 26/11 हमले का दोषी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा का मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने में अहम रोल था। राणा का संबंध लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से था। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी। तहव्वुर राणा हेडली के बचपन का दोस्त रहा है। 2009 में राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 2011 में शिकागो की एक अदालत में उस पर मुकदमा चला। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। मुंबई में हुए 26/11 हमलों में तहव्वुर राणा की भूमिका की बात करें तो इसने ही अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नामक कंसल्टेंसी फर्म बनाया। मुंबई में हेडली को लश्कर तैयबा पर नजर रखने के लिए कवर दिया। हेडली के लश्कर तैयबा से जुड़े होने की राणा को जानकारी थी। 2009 में हेडली की गिरफ्तारी के तुरंत बाद राणा भी गिरफ्तार किया गया था। 26 नवंबर 2008 को 10 लश्कर आतंकियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया था। 17 साल पहले आतंकी हमले से 59 घंटों तक आर्थिक राजधानी दहल उठी थी। हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने नाव के जरिए मुंबई के कुलाबा क्षेत्र में प्रवेश किया। आतंकी कराची से समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे। हमले के कारण मुंबई में कई नामचीन जगहों पर गोलीबारी हुई थी। आतंकवादियों ने ताज होटल और ओबराय ट्राइडेंट को निशाना बनाया था। हमले में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारी शहीद हुए। आंकड़ों के अनुसार हमले में 166 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। दरअसल अमेरिका की सरकार ने काफी पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा था और कानूनी पेंच का सहारा ले रहा था। इससे पहले प्रत्यर्पण से बचने के लिए राणा ने अमेरिका की निचली अदालत में याचिका दायर की थी और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी राणा को करारा झटका लगा है। तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो तहव्वुर राणा को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे हमने अपने सहयोगी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण, काफी ऐतिहासिक रहा है। अमृतपाल वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल का ही रुख करते हैं। अमृतपाल, साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण अब की बार का ये पूरा दौरा, तमाम बड़ी बातें तहव्वुर राणा समेत, इसके अलावा भी हमने देखा है कि तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। क्या बड़ी बातें, क्या प्रमुख बातें रही हैं इस पूरे दौरे को लेकर, अगर सम अप करें तो?
गौरव, बहुत छोटा दौरा, 36 घंटे का स्टे प्रधानमंत्री का, पर बहुत अहम दौरा। कई कयास लगाए जा रहे थे। पॉजिटिव साइड पे ये कहा जा रहा था कि चौथे वैश्विक लीडर हैं जो ट्रंप को उनके पहले 3 हफ्तों में मिल रहे हैं। टैरिफ्स पे ट्रंप ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी कि भारत टैरिफ्स लगाता है और उस पर उनको ऑब्जेक्शन है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स उन्होंने अनाउंस किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर जॉइंट प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाई भारत का इस रवैया हमारे हिसाब से ठीक नहीं है और हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। ये सब हुआ। पर अच्छी बात ये थी कि टैरिफ्स पर भी खुल के बात हुई और दोनों साइड्स ने माना, अपने अपने कंसर्न्स रखे। अमेरिकन्स ने भी अपने कंसर्न्स रखे, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के कंसर्न्स रखे। बीच का रास्ता निकाला गया कि एक कमेटी बनाई जाए जो इसको देखे, और दोनों ने मैंडेट किया अपने ऑफिशियल्स को कि आप अगले 7-8 महीने में एक ट्रेड डील वर्कआउट करें जिसमें मार्केट एक्सेस और टैरिफ्स के इशू को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिजॉल्व किया जा सके। और ये सब कुछ हुआ बड़े कंड्यूसिव, एक प्रोग्रेसिव, एक उस वातावरण में, दोस्ती वाले वातावरण में। बिल्कुल ये रहा स्टिकिंग पॉइंट्स का। बाकी जो कन्वर्जेंसेस थी उस पर आपका एक डिफेंस फ्रेमवर्क तय हुआ अगले 10 साल के लिए। आपकी ट्रस्ट पार्टनरशिप हुई एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, IUC2 में, आपकी IMEC में, आपकी एजुकेशन में, स्पेस में, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से कई समझौते हुए और कई दोनों के बीच में रजामंदी बनी। तो मेरा ख्याल है कि जो कन्वर्जेंसेस थी इस दौरे के दौरान, और ये साफ जब प्रेस वार्ता हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बातें कही और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल साझा वक्तव्य में ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में अमृतपाल, जो साफ तौर पर हमने अब की बार देखा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता हो। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात यहां पर देखी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात देखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो द्विपक्षीय व्यापार है 2030 तक, उसके लिए $500 बिलियन, ये साफ तौर पर एक बहुत बड़े आंकड़े को पेश करता है कि किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं उससे भारत और अमेरिका आने वाले समय में पूरे विश्व पर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। जो उन्होंने ये अपना एम्बिशियस प्लान रखा $500 बिलियन का, मिशन 500, उसी के लिए जो एक ट्रेड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील, एक ट्रेड कॉम्पैक्ट इंडिया यूएस, जिसमें जो इरिटेंट्स हैं टैरिफ्स को के, मार्केट एक्सेस के, वो भी रिजॉल्व हों और एक रोड मैप तैयार हो कि किन किन क्षेत्रों में ये कोऑपरेट करके इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से इंडो पैसिफिक में क्वाड पे जिस तरह की सहमति जताई गई और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को इनवाइट भी किया कि आप क्वाड लीडर समिट में आएँ, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ये टॉक्स हुई और काफ़ी कुछ हासिल हुआ। तहव्वुर राना की एक्सट्रेडिशन जो बहुत देर से फंसी हुई थी वो हुई। बात हुई जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके रेजोल्यूशन पर प्रधानमंत्री ने अपना रवैया रखा कि भारत की पोजीशन कभी भी न्यूट्रल नहीं रही है। भारत की का एक स्टैंड है और वो पक्ष है शांति का पक्ष। और उन्होंने स्वागत किया डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल जेलेंस्की साहब के साथ और राष्ट्रपति पुतिन के साथ। तो काफी चीजों पर इनकी मत मिलती थी और उन कन्वर्जेंसेस पर बिल्ड अपॉन की बात हुई और जिन इश्यूज पर डिफरेंसेस थे उनको रिजॉल्व करने की बात। बिल्कुल अमृतपाल, अब की बार देखा है कि हमेशा से भारत तो इस बात का पक्षधर रहा है, वो शांति के पक्ष में हमेशा से रहा है। हमने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखा हो विदेशी स्थिति में और साफ तौर पर जो वहां की परिस्थितियां रही उस पर, लेकिन अब की बार ट्रंप ने ही सबसे पहले उस बात को वहां पर उजागर किया कि अब की बार जो आतंकवाद है उस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत का साफ तौर पर साथ देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जो लीडरशिप है वो भारत की अब लगातार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है इस दौरे के बाद से। अमेरिका खास करके डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक ग्रोइंग फोर्स देखते हैं एशिया पैसिफिक में और एशियन कॉन्टिनेंट में और ग्लोबल स्टैचर पर भी जिस तरह का भारत का स्टैचर राइज कर रहा है और एक तरह का नेचुरल पार्टनर देखते हैं और सहयोग करना चाहते हैं। तभी ये बात के वो अपनी प्रेसिडेंसी की दूसरी टर्म के तीन हफ्ते के बीच में इनको मिल ली है और काफ़ी चीज़ों पे सहमति
बन पाई, तो क्लियरली एक संकेत है कि अमेरिका एक भारत को एक वैल्यूएबल पार्टनर देखता है और जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उनमें एक स्ट्रांग प्लेयर देखता है। जी निश्चित तौर पर अमृतपाल, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्थितियां रही है वो साफ तौर पर अब की बार के, क्योंकि तमाम क्षेत्रों पर खास तौर पर फोकस किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर है उसमें भी हमने देखा है नीतिगत फैसले लिए गए हैं। तो ये जो नीतियां बनी हैं वो भारत के विकास के लिए और अमेरिका के साफ तौर पर जो आपसी संबंध है उसमें कितनी ज्यादा और प्रगाढ़ता बढ़ाते हुए नजर आएंगे? तो प्रधानमंत्री ने कहा वहां पर कि इनका मेगा और आपका विकसित भारत 2047, जिसको उन्होंने कहा कि आप कहने के लिए अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में उसको मीगा कह लें, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेगा प्लस मीगा। उन्होंने कहा कि मेगा प्लान, मेगा होता है कि बहुत बड़ा प्लान प्रॉस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो दुनिया की एक बड़ी ताकत अमेरिका और एक उभरती ताकत भारत जब साथ आए तो डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी और पीस का जो प्लान है, उन्होंने कहा कि ये हमारी नीतियां उसकी तरफ होंगी। निश्चित तौर पर अमृतपाल, और इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं उन पर जब बातचीत की गई तो आगे की रणनीतियां किस तरह से बनती हुई नजर आ रही हैं, और साफ तौर पर भारत को लेकर, और जो हमने पहले देखा कि जिस तरह के जो H1B वीजा को लेकर भी था वो भी। ठीक है अमृतपाल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो काफी ऐतिहासिक रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हो गए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी ऐतिहासिक दौरा, तमाम क्षेत्रों में यहां पर बातचीत हुई है और उसके बाद जो साझा वक्तव्य था वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अब की बार प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था वो कई क्षेत्रों में साफ तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और इसके अलावा भी तमाम नीतिगत जो फैसले लिए गए हैं उनसे रणनीतियां बनती हुई नजर आई हैं जो और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि बेहद ही ऐतिहासिक ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अमृतपाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपकी बार जो हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर पर बहुत खास फोकस किया गया है, F-35 फाइटर जेट के अलावा क्या कुछ प्रमुख रहा है जो आपकी बार डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा? F-35 पे मैं साफ कर दूं कि F-35 डोनाल्ड ट्रंप ने एक आइडिया रखा, अभी उसका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। विदेश सचिव ने ये क्लियर किया कि RFP और कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म लेने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस अभी दूर है। हाँ, उन्होंने अपनी मंशा जताई कि जी हम ये आपको बेचना चाहेंगे, भारत ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। पर रक्षा क्षेत्र में जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ वेपन सिस्टम्स, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ वेपन सिस्टम्स, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, खरीद फरोख्त जो ऑलरेडी जिन पर बात चल रही है, और इस डिफेंस में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं
उन पर कोऑपरेशन पर बातचीत हुई। तो डिफेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक फ्रेमवर्क अगले 10 साल के लिए एक एम्बिशियस फ्रेमवर्क 2035 तक का लॉन्च किया, जिसमें एक्विजिशंस मेन पार्ट रहेगा। पर F-35 स्पेसिफिकली ये कहना गलत होगा कि भारत ने कोई डिसीजन लिया है इनको खरीदने का। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट प्रेस वार्ता में एक प्रपोजल रखा। उन्होंने ज़रूर इस वार्ता में, जब जो प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुई, तो उसमें अमेरिकी साइड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया होगा। बिल्कुल, अपनी मंशा जताई है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां भी हमने देखा है कि तमाम नीतिगत फैसले लिए गए हैं। किस तरह से अब की बार हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक बड़े बदलाव की ओर, साफ तौर पर, और मजबूती की ओर बढ़ता हुआ भारत नजर आएगा, और दोनों देशों के साझा हितों को देखते हुए ये कितना महत्वपूर्ण होगा? न्यूक्लियर कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की मंशा जताई गई, खास करके यूएस डिजाइन स्मॉल रिएक्टर्स की प्रोडक्शन इंडिया में। इस पर बात हुई। और भारत को क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, आपके ग्रोथ इंजन्स जिस स्पीड पे, जिस रफ्तार पर चल रहे हैं, जिस तरह का एम्बिशियस आपका डेवलपमेंट एजेंडा है, आपको एनर्जी सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे बात हुई, और उन्होंने, दोनों साइड्स ने इस पर अपनी सहमति जताई कि इस जो कोऑपरेशन है इसको एक्सपैंड करने की, स्केल अप करने की ज़रूरत है, और दोनों साइड्स इसको स्केल अप करेंगे आने वाले सालों में। जी, निश्चित तौर पर। और साफ तौर पर हमने देखा है कि इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया। सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा था इससे पहले भी जब दौरा हुआ था तब भी इस बात को बहुत तेज गति से उठाया गया था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पर खास फोकस किया जा रहा है। इनोवेशंस हो गया, और इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है, किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज के तहत आने वाले समय में और ज्यादा भागीदारी बढ़ती हुई नजर आए। इन सब सेक्टरों से जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम जो स्थितियां हैं उस पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये तो बायलैटरल कोऑपरेशन है। सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन अमेरिका में भी इनकी हालांकि काफ़ी एडवांस प्रोडक्शन है। आप बेसिक प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस पर दोनों ने बात हुई। कोऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात हुई। तो ये है कि जो आगे का रोड मैप है, आपने दोनों लीडर्स ने ये जताया एक बार फिर से कि इस कोऑपरेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नेसेंट स्टेजेस पर इस पर तफसील से बातचीत हुई, और आगे इसका आने वाले दिनों में इसका स्कोप बढ़ाया जाए बायलैटरल कोऑपरेशन के तहत, और के दोनों को इससे म्यूचुअली फायदा हो सके। निश्चित तौर पर अमृतपाल, साझा हितों को देखते हुए ही तमाम निर्णय लिए गए हैं, और ये नीतियां जो हैं वो आने वाले समय में रणनीतियों के जरिए एक बड़े बदलाव पेश करती हुई नजर आएंगी, और जो संबंध है उनको और मजबूती प्रदान करती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं, और उससे पहले विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए नई शुरुआत की गई है। विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। A new partnership has been launched between the U.S. National Science Foundation and the brand new Indian Anusandhan, which is the National Research Foundation, for deepening research linkages in critical and emerging technologies. There's an MOU that was signed between the NSF and the ANRF just a couple of days back to take forward this cooperation. और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दो देशों के बीच यथासंभव न्यूनतम टैरिफ के आधार पर व्यापार विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take
an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. और वहीं उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग को भी प्रगाढ़ बनाने पर बात हुई है। Defense, as was pointed out by both leaders, remains a very important area of cooperation in the strategic partnership between the two countries. The leaders announced plans to finalize a new 10-year framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is a framework that will run from 2025 to 2035 and is expected to be finalized later this year. और वहीं विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। There is also a renewed commitment to making greenfield investments in high-value industries in each other's countries, and you will see in the joint statement references to investments in excess of $7 billion made by Indian companies such as Novelis, Jindal Steelworks, Jubilant, and Epsilon. तो ये प्रेस वार्ता साफ तौर पर रही है क्योंकि ऐतिहासिक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी अब स्वदेश वापसी भी हो गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आज महाकुंभ को 33 दिन हो गए हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी से चल रहे महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब तक 49 करोड़ से अधिक पहुंच गया है। कल शाम 8 बजे तक यह आंकड़ा 85,46,000 तक पहुंचा था और लोग तड़के से ही स्नान कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन निकल रहा है संगम की ओर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती जा रही है। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है और इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अभियान के तहत प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के बैग और स्टील की प्लेट और ग्लास वितरित किए जा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और अब हरित कुंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभियान चलाया, एक थैला एक थाली अभियान, और इस अभियान के तहत इस पूरे कुंभ क्षेत्र को हरित कुंभ बनाने का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसकी बानगी आप यहाँ देख सकते हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि जागरूकता का एक विश्वव्यापी मंच भी है और इसी का उदाहरण है एक थाली एक थैला अभियान, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन आंदोलन में बदल दिया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर मुख्य स्नान पर्व के अलावा अन्य दिनों में भी लाखों की संख्या में थाली और थैले का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एक थाली एक थैला अभियान सामुदायिक भागीदारी से शून्य बजट के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कार्यक्रम है, जिसमें 2241 संगठन और 7258 संग्रहण स्थान शामिल रहे। अभियान के तहत 14,17,064 स्टील की थालियां, 13,46,128 कपड़े के थैले और 2,63,678 स्टील के गिलास उपलब्ध कराए गए। 46 राज्यों से 7,258 बर्तन एकत्रित किए गए और इस अभियान में 2,241 सहभागी संस्थाओं एवं संगठनों ने सहयोग किया। लोगों से आग्रह किया जाए कि एक थाली अपने घर से लेकर आए। फिर थाली अकेले कैसे लेकर आएंगे, तो थैले में रख के ले आए। तो एक थैला एक थाली कहने में भी जरा अच्छा लगता है। ये अभियान हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने अपनी टीम के लोगों को कहा कि समाज के जो सामाजिक संस्थाएं हैं यदि वो भी कुछ सहयोग करना चाहें तो वो इसमें जरूर करें।
महाकुंभ में अलग अलग स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस अभियान को न केवल गति दे रहे हैं बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और शिक्षित भी कर रहे हैं। कपड़े व कागज के थैले का प्रयोग करें जिससे प्लास्टिक का थैले का प्रयोग कम हो सके। 0 हमारा टारगेट है। जो कैरी बैग से आते हैं प्लास्टिक के, उससे जो है पर्यावरण बहुत दूषित होता है। 1 टाइम यूज करने के बाद लोग फेंक देते हैं। कपड़े का अगर आप थैला घर से लेके निकलेंगे तो आप बहुत हद तक जो है पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहां स्नानार्थी जा रहे हो स्नान करने के लिए, उन्हें झोला दिया जाए ताकि जब वो स्नान करने पहुंचे तो वहां पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। मेले में आए आमजन और श्रद्धालु इस अभियान की न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी ले रहे हैं। बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छा है। मैं हाथ जोड़ सबसे विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग इसका सदुपयोग करें। जहां बहाव पे जाती है वहां पे कचरा इकट्ठा होता है, जानवर भी साइडों में रहते हैं, वो खाते हैं, उनसे भी नुकसान होता है। तो हमें ये जो हमारा झूला दिया गया है ये सबसे बढ़िया है। ये एक ऐसा प्रदूषण है जो नष्ट नहीं होता है। ये नदियों में जाकर के कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है, इससे जानवर भी खाते हैं तो वो भी बीमार पड़ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस अभिनव अभियान की उपलब्धियां भी विशिष्ट हैं। इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव यह है कि महाकुंभ नगर में डिस्पोजेबल कचरे में कमी आई है और डिस्पोजेबल प्लेटों का उपयोग 80 से 85% तक कम हुआ है। मेले में अपशिष्ट उत्पादन में लगभग 29,000 टन की कमी आई है। अभियान से बचत का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे डिस्पोजेबल प्लेटों और कटोरों पर प्रतिदिन 3.5 करोड़ की बचत हुई, यानी 40 दिवसीय आयोजन में कुल 140 करोड़ की बचत। अभियान का एक और लाभ खाद्य अपशिष्ट में कमी है जो करीब 70% है। पुनः प्रयोज्य प्लेटों में भोजन परोसे जाने के कारण बचे हुए खाद्य अपशिष्ट में 70% की कमी आई। शून्य बजट से संचालित एक थाली एक थैला अभियान से न केवल पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को गति मिली है बल्कि इससे व्यवहारिक बदलाव और सामुदायिक भागीदारी की नई मिसाल भी कायम हुई है। ये जन आंदोलन ही नहीं, जन जागरूकता अभियान भी बन चुका है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है और पॉलीथीन को न कहें, इस अभियान को भी गति दे रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भावना, क्या है अखबारों की सुर्खियों में आज खास? सुप्रभात गौरव। और आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की सुर्खियां आज अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, जिसमें मुख्य तौर पर कल जो संसद के बजट सत्र के पहले भाग का जो संपन्न हुआ है, अंतिम दिन था, उस दिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जो संबंधित जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट है वो दोनों ही सदनों में पेश की गई है। हंगामे के साथ ही ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का वॉकआउट हुआ है और तीखे शब्द बाण चले हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानेंगे। और उधर नेता सदन राज्यसभा ने कहा है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष दर्ज करा सकता है अपनी आपत्तियां और ऐसे में कोई
मना नहीं कर रहा है। और कल नया आयकर विधेयक भी जो है वो भी पेश किया गया है लोकसभा में। इसके अलावा अगली खबर की बात करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी ये खबर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन भव्य समारोह की तैयारियां, शपथ ग्रहण की जरूर तैयारी शुरू हो गई है। देश भर के 200 से ज्यादा सांसद और पूर्व सांसदों के भी शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली में वर्षों बाद इस बार सरकार में उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में 7 मंत्री होने वाले हैं, ये भी सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है। और अधिकारियों की माने तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप के नामों पर भी चर्चा इस समय जारी है। अगली खबर की बात करेंगे, पंजाब केसरी में खबर प्रकाशित की गई है और आपको बता दें कि किस तरीके से इस समय दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का अर्थ वायु प्रदूषण का हल नहीं है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो केंद्र और राज्य सरकार जो है और आइए अब आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री का संदेश। नमो बुद्धाय। It is an honor to join you all for this edition of Samvad in Thailand. Many distinguished institutions and individuals from India, Japan, and Thailand are working to make this event possible. I commend all of them for their efforts and extend my greetings to all participants. Friends, I take this opportunity to remember my friend Mr. Shinzo Abe. In 2015, the idea of Samvad emerged from my conversations with him. Since then, Samvad has traveled across various countries, fostering debate, dialogue, and deeper understanding. Friends, I'm delighted that this edition of Samvad is taking place in Thailand. Thailand has a rich culture, history, and heritage. It stands as a beautiful example of the shared philosophical and spiritual traditions of Asia. Friends, India and Thailand share deep cultural ties that span over 2,000 years. The Ramayana and Ramakien connect us. Our shared reverence for Bhagavan Buddha unites us. Last year, when we sent holy relics of Bhagavan Buddha to Thailand, millions of devotees paid their respects. Our nations also share a vibrant partnership across multiple sectors. India's Act East policy and Thailand's Act West policy complement each other, promoting mutual progress and prosperity. This conference marks another successful chapter in our friendship. Friends, the theme of Samvad speaks of the Asian century. When people use this term,
They often refer to Asia's economic rise. However, this conference highlights that the Asian century is not just about economic value, but also about social values. The teachings of Bhagavan Buddha can guide the world in creating a peaceful and progressive era. His wisdom holds the power to lead us towards a human-centric future. Friends, one of the core themes of Samvad is conflict avoidance. Often, conflicts arise from the belief that only our path is correct, while all others are wrong. Bhagavan Buddha offers insight into this issue. Imesu kir sajjanti eke sambrahmana vigyamyam na vivadinti jana ekanga dasinyo. This means that some people cling to their own views and argue, seeing only one side as true. But multiple perspectives can exist on the same issue. This is why the Rig Veda states, Ekam Sat Vipraha Bahudha Vadanti. When we acknowledge that truth may be seen through different lenses, we can avoid conflict. Friends, another cause of conflict is perceiving others as fundamentally different from ourselves. Differences lead to distance, and distance can turn into discord. To counter this, a verse from Dhammapada states, Sabbe tasanti dandasya, sabbe bhayanti macchuno, attanam upam kattva, na haneyana dhataye. This means that everyone fears pain and death. By recognizing others as similar to ourselves, we can ensure that no harm or violence occurs. If these words are followed, conflict can be avoided. Friends, many of the world's issues stem from taking extreme positions rather than a balanced approach. Extreme views lead to conflicts, environmental crises, and even stress-related health problems. The solutions to such challenges lies in the teachings of Bhagavan Buddha. He urged us to follow the middle path and avoid extremes. The principle of moderation remains relevant today and offers guidance in addressing global challenges. Friends, today, conflicts extend beyond people and nations. Humanity is increasingly in conflict with nature. This has led to an environmental crisis that threatens our planet. The answer to this challenge
lies in the shared traditions of Asia, rooted in the principle of Dhamma. Hinduism, Buddhism, Shintoism, and other Asian traditions teach us to live in harmony with nature. We do not see ourselves as separate from nature, but as a part of it. We believe in the concept of trusteeship, and as advocated by Mahatma Gandhi. When using natural resources for progress today, we must also consider our responsibility to future generations. This approach ensures that resources are used for growth, not greed. Friends, I hail from Vadnagar, a small town in western India that was once a great seat of Buddhist learning. In the Indian Parliament, I represent Varanasi, which includes Sarnath. Sarnath is the sacred place where Bhagavan Buddha delivered his first discourse. It is a beautiful coincidence that places associated with the Bhagavan Buddha have shaped my journey. Friends, our reverence for Bhagavan Buddha is reflected in the policies of our government. We have developed tourism infrastructure to connect important Buddhist sites as part of the Buddhist circuit. The Buddha Purnima Express special train has been launched to facilitate travel within this circuit. The inauguration of the Kushinagar International Airport is a historic step that benefits international Buddhist pilgrims. Recently, we have announced various development initiatives for Bodh Gaya to enhance its infrastructure. I warmly invite pilgrims, scholars, and monks from around the world to visit India, the land of Bhagavan Buddha. Friends, Nalanda Mahavihara was one of the greatest universities in history. It was destroyed centuries ago by the forces of conflict. But we have shown our resilience by now reviving it as a center of learning. With the blessings of Bhagavan Buddha, I am confident that Nalanda University will regain its former glory. A significant step has also been taken to promote Pali, the language in which Bhagavan Buddha delivers his teachings. Pali has been declared a classical language by our government, ensuring the preservation of its literature. Additionally, we have launched the Gyan Bharatam mission to identify and catalog ancient manuscripts. This will encourage documentation and digitalization for the benefit of scholars of Buddhism. Friends, over the past decade, we have collaborated with many nations to promote the teachings of Bhagavan Buddha. Recently,
the first Asian Buddhist Summit was held in India under the theme, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Earlier, India hosted the first Global Buddhist Summit. I had the honor of laying the foundation stone for the India International Center for Buddhist Culture and Heritage at Lumbini, Nepal. India has also contributed to the construction of the Lumbini Museum. Further, the concise orders of Lord Buddha, Mongolian Kanjur of 108 volumes were reprinted in India and distributed to monasteries in Mongolia. Our efforts in conservation of monuments in many countries reinforce our commitment to Bhagavan Buddha's legacy. Friends, it is encouraging that this edition of Samvad is hosting a religious roundtable bringing together diverse religious leaders. I'm confident that valuable insights will emerge from this platform, shaping a more harmonious world. Once again, I extend my gratitude to the people and government of Thailand for hosting this conference. My best wishes to all participants who have gathered here to advance this noble mission. May the light of Dhamma continue to guide us towards an era of peace, progress and prosperity. Namaskaram. तो संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर बुद्ध की जो शिक्षा है और जो नीतियां रही हैं उससे कैसे वैश्विक पटल पर शांति स्थापित की जा सके और पर्यावरण चेतना के प्रति किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सके, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें अपने संदेश में कही है। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।